हमारे देश भारत में ओलंपिक्स और क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये दो चीजें ऐसी है जिसके लिए पूरा देश एक हो जाता है। हर किसी की जुबान पे सिर्फ एक ही चीज सुनने को मिलती है, इंडिया इंडिया। जाति, धर्म, जेंडर यहाँ पर कुछ मायने नहीं रखता। विराट कोहली के लिए जितनी दुआएं की जाती है, उतनी ही मोहम्मद सिराज के लिए भगवान से मिन्नतें मांगी जाती है। जितना प्यार नीरज चोपड़ा के लिए है, उतना ही गर्व मीराबाई चानू के लिए है। भारत में इन दिनों ओलंपिक खेलों को लेकर खूब हल्ला है। हर कोई लक्ष्य सेन के अमेजिंग शॉट्स की बात कर रहा है। मनु भाकर की निशानेबाजी का पूरा देश दीवाना हो गया है। और फिर आई बारी कुश्ती की। ओलंपिक्स में भारतीय कुश्ती की कहानी विनेश की चर्चा किए बिना पूरी नहीं हो सकती दोस्तों। 29 साल के विनेश फोगाट ने वो कर दिखाया है जो 150 साल के ओलंपिक इतिहास में कोई भारतीय महिला पहलवान नहीं कर सकी। विनेश 50 किलोग्राम वर्ग कुश्ती के ओलंपिक फाइनल में पहुंची, लेकिन ऐन मौके पर 100 ग्राम ज्यादा वजन ने 140 करोड़ देशवासियों का दिल तोड़ दिया। लेकिन महिला कुश्ती को विनेश ने जो सम्मान दिलाया है ना, उसको लंबे समय तक याद रखा जाएगा। विनेश ने जो करिश्मा करके दिखाया है, वो आज तक कोई भारतीय महिला पहलवान नहीं कर सकी। विनेश की ओलंपिक तक पहुंचने की कहानी बेहद रोमांचक है। इसकी शुरुआत उनके बचपन से करते हैं। दिन था 25 अगस्त 1994, जब विनेश फोगाट ने जन्म लिया भारत के सबसे मशहूर कुश्ती परिवार में। फोगाट सिस्टर्स को कौन नहीं जानता। उनके पिता महावीर फोगाट ने दोनों फोगाट बहनों को काफी छोटी उम्र से ही कुश्ती में डाल दिया था, और उन्हीं को देखते देखते विनेश भी चल पड़ी अपनी बहनों के नक्शे कदमों पर और अपने भाई के साथ ताऊ महावीर फोगाट के अंडर ही अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत की। विनेश तब 9 साल की थी जब उन्होंने अपने पिता को खो दिया। भाई को कुश्ती छोड़नी पड़ी अपने पिता का काम संभालने के चलते, पर विनेश के ताऊजी ने अपनी बेटियों के साथ विनेश को भी कुश्ती सिखानी शुरू कर दी। और उसके बाद विनेश ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और पहले नेशनल और फिर इंटरनेशनल लेवल पर जाकर भारत का नाम रोशन किया। आइए एक नजर डाल लेते हैं विनेश की अचीवमेंट्स पर। यूथ रेसलिंग चैंपियनशिप 2013 में ब्रॉन्ज मेडल, एशियन चैंपियनशिप 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 में ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल, एशियन चैंपियनशिप 2021 में गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स 2014, 2018 और 2022 में गोल्ड मेडल, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019, 2022 में ब्रॉन्ज मेडल, एशियन गेम्स 2014, 2018 में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल। और फिर आई बारी पेरिस में हो रहे 2024 के ओलंपिक्स की। यहाँ पर विनेश के बाउट्स की जब शुरुआत हुई तो उन्होंने ऐसा कमाल करके दिखाया कि सभी को यकीन हो गया कि यहाँ तो मेडल पक्का है। आप खुद ही सोचिए, दिन की शुरुआत हुई वर्ल्ड नंबर 1 और मौजूदा ओलंपिक चैंपियन जापान की यूई सासाकी को हराकर। इस जापानी खिलाड़ी की करियर में पहली हार हमारी भारतीय मूल की विनेश के हाथों। ये उपलब्धि भी अपने आप में बहुत बड़ी थी, जिसने उनको पहुंचाया क्वार्टर फाइनल में, जहां उन्होंने यूक्रेन की ओक्साना लिवाच को पछाड़ते हुए सेमीफाइनल में क्यूबा की यूस्नेलिस उज़मैन को भी बीट करते हुए कुछ इस शानदार तरीके से फाइनल्स में अपनी जगह बनाई। अगले दिन, जिस दिन विनेश का फाइनल मैच होना था यूनाइटेड स्टेट्स की सारा एन हिल्डरब्रांड के साथ, हर अखबार के फ्रंट पेज पर, हर न्यूज चैनल की हेडलाइन पर विनेश की बड़ी बड़ी फोटोज और तारीफों और बधाइयों का तांता। और इस जश्न के माहौल में सडनली एक और ब्रेकिंग आती है, जिसमें बताया गया कि 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण विनेश फोगाट शायद डिस्क्वालीफाई हो सकती है। पूरा देश हिल गया। हर तरफ शोर मचने लगा कि 100 ग्राम वजन के लिए भी क्या कोई डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है तो क्या उसको फाइनल्स तक पहुंचने पर सिल्वर मेडल भी नहीं मिलेगा? क्या है पूरा वजन का ब्यौरा, क्या है इसकी टेक्निकलिटीज, ये सब आपको बताएंगे, पर उससे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। फैसला लेने का बात करते हैं जनवरी टू अप्रैल 2023 की, जब दिल्ली के जंतर मंतर पर 7 महिला पहलवानों ने बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए धरना दिया था। उन्हीं में से एक विनेश फोगाट भी थी। इस समय में विनेश के कैरेक्टर से लेकर उनकी खेल प्रतिभा तक भी सवाल उठाए गए। इन सब चुनौतियों के बीच उन्होंने अपना खेल नहीं छोड़ा। लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल्स तक के लिए क्वालिफाई कर गई। और फिर आई वो खबर जिसने सबकी उम्मीदों को तोड़ डाला। जो एथलीट भारत को गोल्ड दिला सकती थी, वो डिस्क्वालीफाई हो गई, जिसके बाद कई राजनीतिक नेताओं और खुद पीएम मोदी ने भी इस पर दुख व्यक्त करते हुए विनेश के लिए संवेदना व्यक्त की। और हर कोई जानना चाहता था कि ऐसा कैसे हो गया। सिर्फ 100 ग्राम, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था।
जिस दौरान ये भी खबर आने लगी कि विनेश की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आईओए यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा से बातचीत की, वहां के हालातों का जायजा लिया और पूरे मामले पर अपडेट देने को कहा। इसके बाद पीटी उषा और आईओए के चीफ मेडिकल एग्जामिनर विनेश से मुलाकात करने गए। इसके बाद चीफ मेडिकल एग्जामिनर दिनशॉ पादरीवाला का ये बयान सामने आया। You require some amount of time for that, but unfortunately we didn't have too much time. We had just 12 hours. We tried our best to try and get that weight down. We got her weight done right at the end at around 729. It was unfortunately 100 grams over 50 kilograms. अब आप सारा मामला शायद थोड़ा और बेहतर समझेंगे। इसके बाद WFI प्रेसिडेंट संजय सिंह का भी बयान सामने आया, जिसमें वो IOC से बातचीत करने और पॉसिबल लीगल एक्शंस की भी बात कर रहे हैं। कुश्ती में भी गोल्ड आया नहीं है, तो यह तो बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्य कहेंगे हमारे देश के लिए कि जो ये वजन की वजह से ये गड़बड़ा गया। पीटी उषा मैडम अभी विलेज में पहुंच गई हैं। हम लोग आपस में बात करके कि IOC को कैसे क्या किया जाए, UWW को क्या प्रोटेस्ट किया जाए, इस पे हम लोग का लीगली विचार चल रहा है। उसको करके हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। वक्त तो कम है थोड़ा, लेकिन उसके लिए हम लोग करेंगे, करना भी है। बिना किए तो मानेंगे नहीं, उसको करना जरूरी है। रात में उन्होंने मेहनत किया वजन कम करने के लिए, तो उसके लिए थोड़ा हल्का फुल्का डिहाइड्रेशन का वो हुआ, वही वो एकदम फिट है और आराम कर रही है। ये हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, कितनी बढ़िया कुश्ती लड़के वो फाइनल में पहुंची और उसके बाद उनका वजन मात्र 100 ग्राम वजन उनका ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। फिलहाल WFI द्वारा IOA से अपील की जा चुकी है और इस समय इंतजार चल रहा है फैसले का, जो ये डिसाइड करेगा कि विनेश को मेडल दिया जाएगा कि नहीं। यहाँ पर कईयों ने विनेश फोगाट के साथ गई उनकी टीम, जो कि उनकी एक्सरसाइज और डाइट का ध्यान रखते हैं, उनको भी ब्लेम किया है। उनका कहना है कि विनेश का वेट मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी थी, तो यहाँ पर वो क्या कर रहे थे? विनेश हारी नहीं है, जीती है। विनेश ने करोड़ों दुनिया वासियों का दिल जीता है। अगर हारा तो स्पोर्ट्स का सिस्टम हारा है। और आज विनेश को ना सिर्फ एक गोल्ड मेडल जो खिलाड़ी जीत के आए, उतनी सुविधाएं और देनी चाहिए सरकार द्वारा, क्योंकि वर्चुअली वो गोल्ड मेडल जीत गई थी। कि हम तो शॉक्ड हैं और हम बहुत परेशान भी हैं जब से ये समाचार आया, क्योंकि हमें तो ये आशा जगी थी कि इस बार इस हमारी बेटी बहन विनेश फोगाट से हमें गोल्ड की उम्मीद थी, मगर अचानक ऐसा समाचार आना कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। देखिए, विनेश फोगाट हमारी बेटी है और हमें हरियाणा का तो नाज है, परंतु देश को भी अपनी बेटी के ऊपर नाज है, क्योंकि कोई दिक्कतें आ जाती हैं। उस दिक्कत के कारण क्योंकि उसे उससे बाहर रहना पड़ा है, फिर भी हमने ये निर्णय किया है कि जो भी विनेश फोगाट को जो सिल्वर मेडल के अनुरूप जो भी सुविधाएं होंगी, उस सुविधा के लिए मैंने ये ट्वीट किया था कि हम अपनी बेटी को देंगे। उसके हौसले को हम कैसे कम होने देंगे? हमारी जुझारू बेटी है। पर अफसोस दोस्तों, जो होना था वो तो हो गया। हाँ, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि विनेश के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जब वो वन ऑफ द बेस्ट कंटेंडर्स होते हुए भी फाइनल मुकाबले तक पहुंचने से चूकी। 2016 के रियो ओलंपिक्स, उस दौरान भी विनेश अच्छा प्रदर्शन देने के बावजूद क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं पहुंच पाई, अपनी एल्बो और नी इंजरी के चलते। 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स, अपने रियो ओलंपिक्स के टूटे दिल को जोड़ने की कोशिश में यहां भी विनेश ने परफॉर्म किया, अपना बेस्ट दिया, पर एक बार फिर निराशा उनके हाथ लगी और क्वार्टर फाइनल में बेलारूस से 9-2 से हार गई। यहाँ पर आपको यह भी बता दें कि विनेश फोगाट ने रेनिंग वर्ल्ड नंबर 1 के रूप में टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में प्रवेश किया था। 2021 के फर्स्ट हाफ में शानदार प्रदर्शन के दम पर वो अपनी वेट कैटेगरी में टॉप पर थी, जिससे वो पहली बार एशियन चैंपियन भी बनी। दोस्तों, ओलंपिक हर एथलीट के करियर की हाईलाइट माना जाता है, पर विनेश के लिए ये कभी अच्छी हाईलाइट्स के रूप में नहीं है। पहले रियो, फिर टोक्यो और अब फ्रांस के ओलंपिक गेम्स। टैलेंट की कमी तो नहीं है, ये तो उनके बाउट्स देखकर पता चल गया, शायद किस्मत की कमी हो। द हिंदू के स्पोर्ट्स स्टार द्वारा लिखा गया एक आर्टिकल शायद आपको और बेहतर समझा दे पूरा मामला। इस आर्टिकल में लिखा है कि विनेश ने एक ही दिन में 3 कठिन प्रतियोगिताएं लड़ी और अपने स्वास्थ्य के लिए, हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन के लिए, पीने और खाने के लिए वो मजबूर थी।
ये केवल इसलिए ताकि मानवीय रूप से वो पूरे दिन शारीरिक रूप से पेरिस 2024 खेलों में भाग लेने जारी रख सके और फाइनल में अपनी जगह बना सके। 7 अगस्त 2024 की सुबह 9:11 पर एथलीट को इंटरनेशनल ड्रेसिंग रूल्स के आर्टिकल 11 के अनुसार 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण एक आईएफ डेलीगेट द्वारा जारी अयोग्यता पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था विनेश फेल्ड सेकेंड डे वे इन, जिस कारण वो 7 अगस्त 2024 को शाम 6:15 तक होने वाली फाइनल के लिए अयोग्य घोषित कर दी गई। ये खबर जब ऑफिशियल हुई तो पूरे देश में तहलका मच गया। पर असल बात क्या है पता है आपको? आमतौर पर विनेश का वजन 57 किलो रहता है। उन्होंने वजन घटाया था ताकि वो इस वेट कैटेगरी में भाग ले सके। अपने पिछले दिन के आखिरी बाउट के बाद जब विनेश फाइनल मैच के लिए क्वालिफाई कर गई थी, उन्हें उसी समय पता लग गया था कि उनका वेट बढ़ चुका है। 3 मैच खेल जाने के बाद खाना पीना भी शरीर के लिए जरूरी था और विनेश का वजन थोड़ा बहुत खाने पर भी 53 केजी के आसपास आसानी से पहुंच जाता था। सेमीफाइनल मैच के बाद उनका वजन 52 किलो 700 ग्राम पाया गया और क्योंकि कुछ ही घंटों में मैच था तो विनेश ने उसी समय से कुछ भी खाना पीना बंद कर दिया। पूरी रात सोई नहीं, रात भर रनिंग स्किपिंग करती रही, बार बार सोना के भाप लेती रही ताकि पसीने आने से कुछ वजन कम हो। इन सब के बाद भी वेइंग इन के टाइम पर उनका वजन 50 किलो 100 ग्राम आया और वो अयोग्य घोषित कर दी गई, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक रात में 2.25 किलो वजन घटाना संभव ही नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया टुडे द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक कोच और न्यूट्रिशनिस्ट ने विनेश का वजन कम करने के लिए उनके बाल काटे, यूनिफॉर्म में भी कुछ तब्दीली की गई, यहाँ तक कि उनका खून तक निकाला गया, पर सारी कोशिशें नाकामयाब रही। इसके बाद आता है खेल मंत्री मनसुख मंडाविया का उस समय चल रहे सांसद सत्र से बयान। आइए सुनाते हैं। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। दोस्तों, इस किस्से ने सभी के मन में बहुत सारे सवाल खड़े किए। सबसे बड़ा सवाल, क्या 100 ग्राम वजन का फासला किसी की जिंदगी बनाने और बिगाड़ने के बीच आ सकता है? क्या होते हैं एक्चुअल नियम कुश्ती के? तो दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले तो एथलीट्स का वेट ऊपर नीचे करना बिल्कुल लीगल है। कई एथलीट्स ऐसा करते हैं, पर ये जल्दी में ऊपर नीचे किया हुआ वेट मेंटेन करना काफी मुश्किल होता है। और क्योंकि एथलीट्स ऐसे कॉम्पिटिशन्स के लिए अपना वेट बहुत तेजी से घटाते या बढ़ाते हैं, तो फाइट्स यूजुअली 2 दिनों के अंदर संपन्न कर दी जाती है और दोनों ही दिन खिलाड़ियों का वजन नापा जाता है। अब आप अगर सोच रहे हैं कि क्या हमेशा से ऐसे रूल्स थे, तो इसका जवाब है नहीं। पहले सिर्फ पहले ही दिन वेट नापा जाता था और वही वेट दूसरे दिन के लिए भी मान्य रहता था, पर अब दोनों दिन वजन किया जाता है। और यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि अगर केवल 100 ग्राम वजन बढ़ा है तो ऐसे केस में पार्डन नहीं दिया जा सकता? इसका जवाब भी है नहीं। ऐसा पहले भी हो चुका है रेसलर सुशील कुमार के साथ 2009 के पटाया में एशियन चैंपियनशिप्स के दौरान, जब वो डिस्क्वालीफाई हुए 450 ग्राम ओवरवेट होने के कारण। इसके बाद आईओए प्रेसिडेंट पीटी उषा और चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिनशॉ पाद्रीवाला के बयान आए, जिसके बाद डब्ल्यूएफआई प्रेसिडेंट संजय सिंह ने भी यही आश्वासन दिया कि इस मामले में द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट यानी कि CAS को अपील किया जाएगा। Whole night doctors and all not slept and they have done their maximum to be for Vinesh. When she couldn't sweat anymore, we even had to go to some drastic measures like cutting off her hair, and they wear a vest, so we shorten that vest, so even a few milligrams if we can reduce. All wrestlers usually participate in a weight category that's less than their natural weight. This gives them an advantage since they are fighting with less stronger opponents. अब कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट की अपील पर CAS यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में सुनवाई पूरी हो गई है। उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। उनकी अपील पर फैसला 1-2 दिन में आने की उम्मीद है। इससे पहले एड हॉक कमेटी ने कहा था कि फैसला रविवार को पेरिस ओलंपिक्स के समाप्त होने से पहले आ सकता है। वैसे आपको बता दें कि विनेश की तरफ से जाने माने सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और विदुषपत सिंघानिया उनका पक्ष रख रहे हैं। सभी संबंधित पार्टीज को सुनवाई से पहले अपना डिटेल लीगल एफिडेविट जमा कराने का मौका दिया गया था। उसके बाद वर्बल आर्ग्यूमेंट्स भी हुई। आपको ये भी बता दें कि विनेश ने जो 2 अपील्स डाली थी, उनमें से पहली ये थी कि उन्हें गोल्ड मेडल मैच में खेलने का मौका दिया जाए, दूसरा ये कि उन्हें कंबाइंड फॉर्म से सिल्वर मेडल मिले। पहली अपील CAS ने खारिज करते हुए कहा कि हम फाइनल को नहीं रोक सकते।
दोस्तों, जितना इस पूरे मामले से हमें समझ आया है वो यही है कि किसी तरीके की साजिश तो नहीं लग रही है यहाँ पर। भारत ने इस समय पर अपनी देश की बेटी को इंसाफ दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पर हाल ही में संसद में एक डिस्कशन चला था अंडर द रूल 193 ऑफ इंडियाज प्रिपेयर्डनेस फॉर द अपकमिंग ओलंपिक गेम्स। इसमें ओलंपिक्स को लेकर बहुत ही लंबी चौड़ी बातचीत हुई, काफी बहस हुई। पर जो मेरा पॉइंट है ना, जो मैं एंड में जो इस डिस्कशन को जो एंड करते हुए मैं कहना चाहती हूँ, वो आजाद कीर्ति झा ने कहा है और बहुत ही खूबसूरती से कहा है। कई चीजों से पर्दे उठाए हैं कि किस तरह से हमारी सरकारें, केंद्र और राज्य दोनों, एथलीट्स के मेडल जीत जाने के बाद उन्हें करोड़ों की धनराशि देती है, अलग अलग तरीके के सम्मान प्रदान करती है। पर उससे पहले का क्या? हमारे जो खिलाड़ी हैं आज भी उनकी यही हालत है कि वह जनरल बक्सों में जब डिब्बों में जाते हैं, टॉयलेट के सामने बैठते हैं, टॉयलेट में उनका सामान होता है। जब वो जाते हैं खेलने तो ऊबड़ खाबड़ मैदानों पर खेलते हैं, खाने के लिए ढंग से मिलता नहीं, डॉर्मेट्री में रहते हैं, टॉयलेट के सामने खाना बनता है। और यह मैं नहीं कहता हूँ, ये टेलीविजन पे एक बार नहीं अनेकों बार देखा गया है। हम बात करते हैं हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है। अरे अगर आपको ओलंपिक्स की तैयारी की बात करनी है तो आपको 2028 की अभी करनी चाहिए, न कि जब आपकी टीम चली गई हो। कि जब तक नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था भाला फेंकने में, जावलिन में, तब तक उसके लिए सरकार ने क्या किया था। अभिनव बिंद्रा जिसने पहला स्वर्ण पदक जीता शूटिंग के अंदर, उसके पहले शूटिंग के पहले जब किया था तो सरकार ने उसके लिए क्या किया था, या उसके एसोसिएशन फेडरेशन ने क्या किया था। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा अभिनव बिंद्रा बनाने के लिए, एक नीरज चोपड़ा बनाने के लिए, एक पीवी सिंधु बनाने के लिए, एक साइना नेहवाल बनाने के लिए, एक साइना मिर्जा बनाने के लिए आपने सरकार क्या क्या करती है ऐसा? दोस्तों, हमारे देश में लोगों में स्पोर्ट्स को लेकर अवेयरनेस का अभाव है। इसके लिए हम अकेले सरकार को भी नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। हाँ, देश का नाम जो रोशन करते हैं उनके लिए वो जीत हासिल करने के लिए तैयारी करवाना उसी देश की सरकार का कर्तव्य है। पर हमारे देश में पता है क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है ना, वो पैदा बाद में होता है, उसको नीट जेईई के लिए एनरोल करना पहले से शुरू कर दिया जाता है। कितने ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए प्रेरित करते हो। स्पोर्ट्स फिट रहने के लिए तो कई लोग हॉबी की तरह करते हैं, पर अभी हमारे देश की एक बहुत ही छोटी जनसंख्या है इसमें से जो इसमें एक्चुअली इन्वेस्टेड है। और मैक्सिमम जो एथलीट्स आते हैं वो केवल पंजाब और हरियाणा से। बाकी की स्टेट्स का क्या? क्या हर वो इंसान जो इस बार मेडल्स ना आने के कारण निराश हुआ है अपने बच्चे को स्पोर्ट्स को एज अ करियर ऑप्शन एक्सप्लोर करने का ऑप्शन देगा? क्या अलग अलग राज्यों की सरकारें इन स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड बच्चों की प्रतिभाओं को पंख देने के लिए पर्याप्त इंतजाम और सुविधाएं देंगी? भारत सरकार ने काफी कुछ किया है भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए। स्कीम्स लाइक खेलो इंडिया काफी सक्सेसफुल रही, पर अभी भी हम काफी पीछे हैं। और अगर इस बात पर हमारी सरकार और हमारी सोच में कुछ सुधार आए तो अगले ओलंपिक्स तक हम बेशक और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है हमारे पास, वो तो दिखा दिया है इस लड़की ने। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।